भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री है और दुनिया भर की भारत मदद करता है। तो भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों ना हो। पाकिस्तान को आप तगड़ा मुल्क मानते हैं, मजबूत ताकतवर मुल्क मानते हैं? जी जनाब। क्यों? क्योंकि हम एक एटमी ताकत हैं। पहले इन्होंने बोला इमरान खान ने कि मुझे अमेरिका मारना चाहता है, फिर उन्होंने बोला जी राणा सनाउल्लाह और वो जो मेजर जनरल था आईएसआई का वो मुझे मारना चाहता है। अपनी जो कैंपेनिंग है इलेक्शन की, जो चुनाव का प्रचार है वो शुरू कर रहा है इमरान खान। ये व्हील चेयर को नहीं छोड़ेगा जब तक ये शपथ ग्रहण ना करे। ये व्हील चेयर का टैटू बना लेगा अपने हाथ पे और अपने माथे पे, पीर के घर में। अच्छा खासा घर हो गया इसका, पाकिस्तान का पूरा पैसा है। उस घर को तोड़ के एक नया घर बनाओ और पूरी पुलिस और सीआरपीएफ की सिक्योरिटी के साथ एक कश्मीरी पंडित फैमिली को सेटल कर दो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहली बात तो दोस्तों, 9 लाख सब्सक्राइबर्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का आशीर्वाद है कि ये चैनल बढ़ रहा है, लोग इसको देख रहे हैं और मेरी आपसे गुजारिश है, ये विनती है कि आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, टोनी ब्लेयर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, उन्होंने एक बात बोली और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। टोनी ब्लेयर डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ा नाम है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तो थे यूके के, लेकिन बड़ी जानी मानी शख्सियत हैं, बड़ी इज्जत से इनका नाम लिया जाता है। टोनी ब्लेयर ने बोला कि द ट्रबल विद द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म व्हिच ऑफ कोर्स शुड हैपन इज एब्सर्ड टू थिंक दैट इंडिया इज नॉट अ परमानेंट मेंबर, बट यू कुड से दैट अबाउट अदर कंट्रीज एज वेल, बट लीव असाइड दैट बिकॉज द प्रॉब्लम ऑलवेज विद रिफॉर्मिंग द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज हाउ डू यू गेट कंसेंसस। देखिए बहुत बड़ी बात है ये इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं। इसमें इशू क्या है मैं आपको बताता हूं। इसमें इशू यह है कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री है और दुनिया भर की भारत मदद करता है। तो भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों ना हो, होना चाहिए, हक बनता है। और भी ऐसे देश हैं जिनका हक बनता है, और भी ऐसे देश हैं जिनका हक बनता है। मेरे हिसाब से ब्राजील का हक बनता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, जर्मनी का हक बनता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाने का। लेकिन क्या है कि जब तक कंसेंसस नहीं होगा, 5 मेंबर हैं इसके परमानेंट, 5 मेंबर्स, चाइना, अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड एंड फ्रांस। अब 4 तो भारत के पक्ष में हैं, चाइना इसको अड़ंगा डालता है इन चीजों। तो जब तक ये 5 हां नहीं बोलेंगे तब तक ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। तो टोनी ब्लेयर का यही कहना है कि यार हाउ कैन यू से नो टू इंडिया, हाउ कैन यू से, आप, इट्स एब्सर्ड, ये तो बड़ी अजीबोगरीब सी बात है यार, ये अजीबोगरीब बात है कि इंडिया उसका मेंबर नहीं है और ये लोग कह रहे हैं। अब देखिए, कन्विंस करके तो चाइना मानेगा नहीं, तो भारत को शायद कुछ ऐसा कदम उठाना पड़े कि जहां पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भारत मेंबर बन जाए, बिकॉज आवर मेंबरशिप ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इज ड्यू फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड प्लस। एक और मैं बात बताना चाहता हूं, ये जो खुला है ना पूरा यूएन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह, ये 1945 का मामला है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मामला है। ओ भाई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को कितना टाइम हो गया आप बताओ? 77-78 साल हो गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, 77-78 ईयर्स। तब से इसमें वो रिफॉर्म नहीं लाया गया, इसके जो इसका स्केलेटन है, जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, नई रियलिटीज आ चुकी हैं। भारत 1947 में भारत एक बहुत न्यायती गरीब मुल्क था, बहुत गरीब मुल्क था, क्योंकि अंग्रेज सारा चोरी करके ले गए थे। बहुत गरीब मुल्क था भारत। आज सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। हमारी फौज उस समय बिल्कुल तगड़ी थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आज बिल्कुल एक नए रूप में उभर कर आई है। उस समय भारत दुनिया से चीजें मांगता था कि भाई ये हमें दे दो, सस्ते दामों में ये दे दो, ये सब। फैमिन में लोग मरते थे। आज की तारीख में भारत उल्टा लोगों को दे रहा है। भारत मेडिसिन सप्लाई कर रहा है, भारत फूड ग्रेन कर रहा है, भारत इट्स गिविंग एड, इट्स गिविंग सॉफ्ट लोन्स, इट्स गिविंग डेवलपमेंटल असिस्टेंस टू द वर्ल्ड। तो दुनिया बहुत बदल गई है, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल चेंज नहीं हुआ, वो वही पुराने दकियानूसी तरीके से चल रहा है। तो उसमें चेंज करना बहुत जरूरी है, चेंज आना बहुत जरूरी है दोस्तों। दकियानूसी से याद आया पाकिस्तान। अच्छा, an unspecified number of Pakistani companies have been added to the list of 14 entities put on a US trade blacklist for their alleged involvement in missile and nuclear activities. Naughty boy, ये बड़े नॉटी बॉय हैं। फिर इन्होंने वही काम शुरू कर दिया। मैं बता रहा हूं, FATF की ग्रे लिस्ट से आपने पाकिस्तान को निकाला है और पाकिस्तान फिर से अपनी पुरानी हरकतों पे आ गया है। मिसाइल टेक्नोलॉजी की चोरी, यानी कि पैसा लेके किसी और को देना,
ये बेच रहे हैं। मैं तो बता रहा हूं ना, इनके पास पैसे का इतना डेस्परेशन है पाकिस्तान में कि यही करेंगे। क्योंकि आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछ लीजिए, छोड़ दीजिए इनके जो आर्मी क्या कर रही है, इनके बड़े बड़े पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, किसी भी आम पाकिस्तानी से ये पूछिए, किसी भी आम पाकिस्तान सड़क चलता, जो रेड़ी चलाता है, जो किसी दुकान में काम करता है, जिसका छोटा मोटा बिजनेस है, या फिर वकील भी है पढ़ा लिखा, या फिर डॉक्टर है, या फिर कोई XYZ है, कोई XYZ, आप उससे सिर्फ एक सवाल पूछिए कि पाकिस्तान को आप तगड़ा मुल्क मानते हैं, मजबूत ताकतवर मुल्क मानते हैं? जी जनाब। क्यों? क्यों? क्योंकि हम एक एटमी ताकत हैं। हर एक पाकिस्तानी को जैसे तोता रट लेता है ना, तोता रट लेता है, हर एक पाकिस्तानी को एक चीज रटी है कि भाई हम इसलिए तगड़े क्योंकि हमारे पास एटम बम है। पर ये लोग ये बात नहीं समझते कि इनके पास एटम बम के अलावा कुछ नहीं है, और अब वही एटम बम इनके गले का पत्थर बन गया है। गले में घंटी जैसे होती है ना, या बड़ा सा भारी पत्थर होता है गले में, कि आदमी उसको लेकर ना तैर पाए ना चल पाए, यही पाकिस्तान के साथ हो गया है। अब पाकिस्तान ये कह रहे हैं ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, पकड़े गए। ये लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी ये लोग बेच रहे हैं ब्लैक मार्केट में, और उनकी कंपनीज को, ये सरकारी कंपनीज हैं, सरकारी कंपनी, इनको ब्लैक लिस्ट। देखिए, जो एक तो वेपन ग्रेड होता है प्लूटोनियम, एक होता है नॉन वेपन ग्रेड। नॉन वेपन ग्रेड दाएं बाएं होता है दुनिया में, राइट, ये होता है। लेकिन वेपन ग्रेड प्लूटोनियम वो एक अलग लेवल की बात है। और उसके अलावा ये बात कर रहे हैं मिसाइल, यानी कि डिलीवरी मैकेनिज्म। एक तो होता है न्यूक्लियर वॉरहेड, आपने बनाया न्यूक्लियर वॉरहेड, वो कैसे जाएगा? आपको या तो हवाई जहाज से आप डालेंगे उसको, कहीं पे बॉम्ब करना होगा, या आपको फिर किसी मिसाइल में फिट करना होगा, कुछ तो आप करेंगे, कोई आपका डिलीवरी मैकेनिज्म होगा। तो पाकिस्तानी दोनों में ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, न्यूक्लियर मटेरियल में भी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं और मिसाइल टेक्नोलॉजी में ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। बेच रहे होंगे किसी को, मैं बता रहा हूं आपको 100%। ये किसी ना किसी को ये बेच रहे हैं, इसीलिए इनको ब्लैक लिस्ट में डाला है। और जो एक आम पाकिस्तानी की शान है ना कि हमारे पास एटम बम है, हमारे पास बम है, तुम्हारा बम बिक रहा है, नीलाम हो रहा है तुम्हारा बम, ठीक है। नाउ इमरान खान सेज रेडी टू फॉरगिव अटैकर्स। इसने इलेक्शन कैंपेन लॉन्च कर दिया इमरान खान ने, और इमरान खान कहता है कि जिसने मुझ पे हमला, इसका हमला हुआ था ना इमरान खान के ऊपर, आई थिंक गुजरांवाला के आसपास, कहीं गुजरात वहां पे भी है पाकिस्तान में, उसके आसपास इसके ऊपर हमला हुआ था। इमरान खान ने बोला कि मैं माफ करने को तैयार हूं जिन्होंने हमला करा। ओ खान साहब, आप तो माफ करने को तैयार हैं, वो लोग आपको माफ करने को तैयार हैं, ये भी सोच लो एक बार, क्योंकि हर समय आप गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं। पहले इन्होंने बोला इमरान खान ने कि मुझे अमेरिका मारना चाहता है, फिर उन्होंने बोला जी राणा सनाउल्लाह और वो जो मेजर जनरल था ISI का, वो मुझे मारना चाहता है, फिर इन्होंने पता नहीं किसी तीसरी की फौज मुझे मारना चाहती है। सभी इसको मारना चाहते हैं, इसको सभी मारना चाहते हैं इमरान खान को। पता नहीं क्या इसमें कौन से हीरे जड़े हुए हैं इमरान खान के अंदर, कौन सा सोना इसमें तराशा हुआ है कि इमरान खान को सब मारना चाहते हैं और इससे हीरे सोने छीनना चाहते हैं। ये इसका दिमाग है। अच्छा, अब इमरान खान अपनी जो कैंपेनिंग है इलेक्शन की, जो चुनाव का प्रचार है, वो शुरू कर रहा है इमरान खान। अभी तक इमरान खान अपने घर के अंदर दुबक के बैठा हुआ था, प्लास्टर लगा के, कि मैं चल नहीं सकता, व्हील चेयर में जा रहा है हर जगह। अब मैं बता रहा हूं, ये बंदा दौड़ेगा, आप इसको दौड़ते हुए देखिएगा अगले 1 महीने में। अब इलेक्शन सर पे है ना, ये हर जगह जाएगा, रैलियां करेगा, लेकिन वही व्हीलचेयर होगी इसकी, फिर व्हीलचेयर से खड़ा होगा। ये व्हीलचेयर को नहीं छोड़ेगा जब तक ये शपथ ग्रहण ना करे। ये व्हीलचेयर का टैटू बना लेगा अपने हाथ पे और अपने माथे पे, चुनाव चिन्ह व्हीलचेयर। ये व्हीलचेयर को नहीं छोड़ेगा। भाई साहब, पाकिस्तानी जैसा विक्टिम कार्ड कोई नहीं खेल सकता, मैं आपको बता रहा हूं। पैलेस्टीनियंस भी बच्चे हैं उसके सामने, पैलेस्टीनियंस प्ले द विक्टिम कार्ड, लेकिन नोबडी प्लेज द विक्टिम कार्ड लाइक द पाकिस्तानीज। नोबडी प्लेज द विक्टिम कार्ड लाइक द पाकिस्तानीज। पाकिस्तानियों को अगर कोई टाइट करता है ना, मेजर गौरवरिया के अलावा, वो चाइनीज टाइट करते हैं इनको यार। देखो, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं पाकिस्तान की जहनियत का। पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने IMF को विलेन बना दिया कि ये जो महंगाई हो रही है ना, ये IMF की वजह से है। जो आटे की और खाने की चीजों की जो किल्लत हो रही है, ये IMF की वजह से है। ये बिजली के जो दाम बढ़ रहे हैं ना पर यूनिट, ये IMF की वजह से है। जो गैस के दाम बढ़ रहे हैं, IMF की वजह से है। जो रात के 12 बजे हर दूसरे तीसरे दिन पेट्रोल के दाम बढ़ा देते हैं, ये IMF की वजह से। ये कभी अपने मुल्क के शहरियों को, पाकिस्तानियों को, जो गरीब आवाम है, उसको कभी ये नहीं बताएंगे कि हमारी नालायकी की वजह से बढ़ रहा है। IMF को इन्होंने विलेन बना दिया। दोगलापन देखिए इनका, पाकिस्तानी सरकार का दोगलापन देखिए। इन्होंने IMF को विलेन बना दिया, जबकि IMF इनको यह बोल रहा है कि भाई सुधार लाओ। IMF कह रहा है कि गरीबों पे बोझ मत डालो, अमीरों पे बोझ मत डालो, तुम डोंट ट्रबल द पुअर, टैक्स द रिच। ये IMF ऑन रिकॉर्ड इनको बोल चुका है कि भाई जो तुम टैक्स बढ़ा रहे हो, तुम्हारा गरीब आवाम मर रहा है,
तुम उसको क्यों टैक्स कर रहे हो? और अमीर अमीर टैक्स फ्री हैं, अमीर पैसा नहीं देते टैक्स में, गरीबों से मिडिल क्लास से तुम पैसे लिए जा रहे हो, टैक्स भरे जा रहे हैं वो लोग। और जो पाकिस्तान का करोड़पति अरबपति, उसको फर्क पड़ता है कि 40 रुपए यूनिट बिजली है, 60 रुपए बिजली है, वो कहता तुम 500 रुपए यूनिट कर दो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा, मैं फिर पैसा दे दूंगा। तो जो अमीर है पाकिस्तान में बहुत अमीर है, जो गरीब है वो बहुत गरीब है, और मिडिल क्लास कम है पाकिस्तान में। तो दैट इज द प्रॉब्लम। अमेरिका को गाली दो, अमेरिका ने हमारा तख्ता पलट कर दिया, अमेरिका इमरान खान के खिलाफ है, अमेरिका ये अमेरिका वो, और हर तीसरे दिन अमेरिका से पैसा लेते रहते हैं ये लोग। ये जिस दिन पैदा हुए थे 14 अगस्त 1947, तब से अमेरिका से भीख मांग रहे हैं, और अरबों दर अरबों डॉलर। लेकिन पता नहीं यार, मुनाफिक लोग हैं, हिपोक्रेट्स हैं, एहसान फरामोश हैं, मुझे नहीं पता, जिनसे इतना पैसा लिया है, जिनसे इतना पैसा पकड़ा है, उन्हीं लोगों को गाली देते हैं। सिर्फ चाइना को नहीं देते ये लोग। अमेरिका क्या है ना, अमेरिका बात करेगा डेमोक्रेसी, अमेरिका उड़ी उड़ी बातें करता है। अमेरिका जो है उड़ी उड़ी बातें करता है। अमेरिका लोन बहुत कम देता है, अमेरिका एड देता है कि लो यार पैसा, कोई बात नहीं, वापस मत करना। तो ये लोग फायदा उठाते हैं अमेरिका का, पाकिस्तानी। चीन को क्यों नहीं बोलते? बोलो चीन को, गुर्दे कलेजी निकाल देगा, हलक में डाल के पेट से पैसा निकाल देगा चीन। कोशिश करना एक बार। चीन के सामने मतलब ये ऐसी भीगी बिल्ली बने रहते हैं पाकिस्तानी। चाइनीज ट्रीट देम प्रॉपरली। एक तो मेजर करता है, एक चाइनीज करते हैं। इनके दो ही अब्बू हैं, बड़ा अब्बू, छोटे अब्बू। एक मजले अब्बू भी हैं फौज, ठीक है। इनके 3-3 अब्बू हैं पाकिस्तानियों के। बड़ा अब्बू मेजर, उसके बाद चीनी, उसके बाद GHQ रावलपिंडी, इनका आर्मी चीफ। और भाई साहब चाइनीज के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। चाइनीज इनको ऐसे ऐसे रेट पे लोन देते हैं, ऐसे ऐसे रेट पे लोन देते हैं कि अगर पाकिस्तानियों को यह पता लग जाए कि ये जो लोन मिला है कितने ब्याज पे मिला है हमें, तो भाई साहब वो पाकिस्तानी अपनी दुकान में पेट्रोल छिड़क के आग लगा देगा, अगर पेट्रोल अवेलेबल हुआ तो। वैसे तो नहीं मिल रहा पेट्रोल वहां पे। ये बताते नहीं पाकिस्तानी सरकार, झूठ बोल देते हैं। 500 मिलियन आ गए, हाँ हाँ हाँ, नाच रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, एवरीबडी इज जंपिंग कि अब तो 500 मिलियन डॉलर आ गए। ओ भाई 500 मिलियन डॉलर शहबाज शरीफ ने लिए हैं, उसमें से 200 ये पकड़ेगा, 200 इसका बड़ा भाई नवाज शरीफ पकड़ेगा, ठीक है। 100 ये आपस में अपने नौकरों वोकरों को बांट देंगे, और ये चले जाएंगे अपने एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में। कर्ज चुकाएगा कौन? तुम सोच रहे हो क्या चीनी अपना कर्ज छोड़ देगा? चीनी जो है वो अपना कर्ज छोड़ देगा? तो तुम्हारे मुल्क को कर्ज में डाल रखा है इसने। तुम्हारी गर्दन यहां से पकड़ेगा चाइना, ठीक है, यहां से पकड़ेगा, हलक के अंदर डालेगा हाथ और पेट से निकालेगा पैसा। और ये लोग भाग चुके होंगे वहां पे। और इस मामले में इमरान खान गलत नहीं बोल रहा, ये लोन वाले मामले में इमरान खान गलत नहीं बोल रहा। उसने खुद ले रखा है लोन, लेकिन वो गलत नहीं बोल रहा। ओ भाई किस परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पे आपने लोन लिया है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, अपने आवाम को बताओ। ये नहीं बताएंगे। हिंदू की साजिश है, यहूदी की साजिश है, सबकी साजिश है। बस ये है करते रहना कि जवान बिल्कुल जमीन पे आ जाए, लेकिन बताना मत, सच मत बोलना किसी को, ठीक है भैया। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा मुल्क है। हम तो मजे लेते हैं हर रोज, देखो रिकॉर्डिंग करते हैं, मजे लेते हैं। लोग कहते हैं मेजर साहब आप क्यों पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तानी खुद कहते हैं आप डेली पाकिस्तान पाकिस्तान करते हो। वाई आर यू ऑब्सेस्ड? आई एम नॉट ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान यार, आई एम नॉट ऑब्सेस्ड। मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। कोई तो हो जो डेली तुम्हारी क्लास ले। अच्छा जी, पाकिस्तान और अफगान तालिबान डिस्कस TTP रीसेटलमेंट प्लान। अब देखो ये जो भूत है ये दोबारा आ गया, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। पिछली बार नहीं किया था इनका ख्वाजा आसिफ और इनका जो जनरल अंजुम ISI चीफ, हमने कवर भी करा था। तो ये लोग गए वहां पे और इन्होंने अफगान तालिबान से बात करी। अब ये बात कह रहे हैं कि स्टेलमेट कहां पे हो गया, मतलब बात कहां पे रोक रखी है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों को, जो TTP के फाइटर्स हैं, वो तो आपके भाई हैं, उन्होंने बैत कर रखा है आपसे, ओथ ऑफ लॉयल्टी है, तो आप एक काम करिए, उनको अफगानिस्तान में ही सेटल कर दीजिए। ये पाकिस्तान का कहना है। अफगान क्या कह रहा है? अफगान कहता है खुश है, हम तो सेटल कर देगी अफगानिस्तान में, मिट्टी मिट्टी, रेत रेत, पत्थर पत्थर, कहीं पे भी सेटल कर दो TTP को, लेकिन खुश है तुम पैसा तो देगी ना। पाकिस्तान कहता है यार अजीब बात कर रहे हैं पैसे की तो बात ही नहीं हुई है, आप भी जानते हैं हम फकीर हैं। तो अब ये अलग अलग एक्सेंट में, वो पठान एक्सेंट में इनसे कुछ मांग रहा है, वो पंजाबी एक्सेंट में इनसे कुछ कर रहे हैं। तो यहां पे बात रुकी है कि वो कह रहा है जी अफगानिस्तान में सेटल कर दो, कहता है ठीक है तो पैसे तो लाओ। कह रहा है कौन से पैसे यार, बच्चों वाली बात कर रहे हो, 83 भी मुसलमान थे, तुझसे भी मुसलमान, कहानी खत्म हो गई। तो पठान ने बोला नहीं, अब इससे गेम पूरा नहीं होगा, अब हमारी बैटिंग है, तुम अभी तक तुम बैटिंग करती, अब पठान बैटिंग करेगा।
तो पाकिस्तान बल्ला लेके भाग गया वापस। पाकिस्तान ने बोला हम तुम्हें बैटिंग नहीं देते। यहां पे मामला रुका हुआ है। बट ऑन अ सीरियस नोट, टीटीपी को देखो, टीटीपी टेररिस्ट आउटफिट है। टीटीपी नीड्स टू बी न्यूट्रलाइज्ड, नॉट सेटल्ड। आपने टीटीपी को सेटल कर दिया अफगानिस्तान में, फिर क्या होगा? आपने कर दिया अफगानिस्तान में सेटल, वो खेतीबाड़ी करेंगे लोग। ये पता नहीं, बड़े बचपना है यार। आईएसआई का चीफ पता नहीं इनका इतना बड़ा हो गया, अभी तो बचपना नहीं गया इसका। ये कहते हैं टीटीपी को सेटल कर देंगे। सेटल क्या? वो अभी कहीं ना कहीं तो रह रहा होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है वो पाकिस्तान में रहे अफगानिस्तान में रहे। वो जब सेटल हो जाएगा तो क्या करेगा टीटीपी वाला? वो केमिस्ट की दुकान खोल लेगा, वो फल की रेहड़ी लगाएगा। और जिंदगी भर उसने सिर्फ कलमे वाली उंगली से काम करा। ये देखो, ये जो होती है ना फौज में, इसको कलमे वाली उंगली बोलते हैं, उसको सिर्फ यही आता है। वो कहीं पर भी सेटल हो, वो अफगानिस्तान में तुम उसको घर दे दोगे, वो अफगानिस्तान से ड्यूरेंट लाइन पार करेगा, तुम्हें आके ठोक के वापस अफगानिस्तान चला जाएगा। तुम करोगे क्या यार उसका? अनलेस यू लॉन्च एन ऑपरेशन, अनलेस पाकिस्तान आर्मी लॉन्चेस एन ऑपरेशन टू न्यूट्रलाइज टीटीपी, नथिंग कैन हैपन। ये जानवर लोग हैं यार, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान में, दीज आर एनिमल्स, दीज आर टेररिस्ट्स। रीसेटलमेंट प्लान, वो इमरान खान की बेवकूफी। बस इमरान खान ने बोला पाकिस्तान में ले आओ, ये कह रहे हैं अफगानिस्तान में ले आओ। अब चुनाव होने वाले हैं, जैसा हमने अभी डिस्कस करा था, इमरान खान दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। 110% ही विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जब तक आर्मी चीफ ये ना बोले कि नहीं ये तो बिल्कुल ही नालायक है, इसको हटाओ। अगर किसी ने कुछ इंटरफेरेंस नहीं करा और आर्मी न्यूट्रल रही, इमरान खान बन जाएगा प्राइम मिनिस्टर। इमरान खान फिर बोलेगा टीटीपी को ले आओ उधर, पाकिस्तान में मेरे भाई हैं वो। बस कहानी खत्म हो गई। सो दिस इज हाउ इट इज। अच्छा जी, एक बड़ी अच्छी खबर है। ये बशीर अहमद पीर को पाकिस्तान में मारा था ना, वो हिजबुल मुजाहिदीन का था, जिसमें सैयद सलाउद्दीन गया था वहां पे और बड़ा तकरीर कर रहा था, लेक्चर वेक्चर दे रहा था। हमने कवर करा था इसको। एनआईए, जो इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है एनआईए, उसने उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली। बशीर अहमद पीर, जिसका सच में जो असली नाम है उसका इम्तियाज आलम है, one of India's most wanted designated terrorists, was killed by unknown gunmen outside a shop in Rawalpindi on February 20th. Today, NIA officers reached Babapura village in Kupwara and attached properties linked to terrorists under the anti-terror law UAPA. Peer was the launching chief of Hizbul in Pakistan and reportedly playing a key role in recruiting and sending infiltrators and arms. देखो, ये जो था ना, ये पीर बशीर अहमद पीर, ये अब इन्होंने एनआईए ने क्या करा है कि जो भी आतंकवादी होगा ना, उसकी जो नाम पे प्रॉपर्टी है या उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर लो। तो आप, एक जमाना था कि टेररिस्ट है उसको मार दिया, कहानी खत्म हो गई ना। अब सरकार ने बोला कि घेरा बढ़ाओ जरा, ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनके घर वर भी ले लो। ठीक है, और मैं तो कह रहा हूं कि ये इसके घर में पूरी सिक्योरिटी के साथ एक कश्मीरी पंडित फैमिली को सेटल करो। पीर के घर में अच्छा खासा घर हो गया उसका, पाकिस्तान का पूरा पैसा है, उस घर को तोड़ के एक नया घर बनाओ और पूरी पुलिस और सीआरपीएफ की सिक्योरिटी के साथ एक कश्मीरी पंडित फैमिली को सेटल कर दो। या फिर 4 मंजिला घर बनाओ। ठीक है, जैसे प्लॉट होता है ना 400-500 गज का प्लॉट, आप उसमें 4 मंजिला घर बनाओ, 2-2, 3-3 बेडरूम के। और सरकार को यह बोलना चाहिए कि ठीक है, उसमें बिजली तो होती है, वहां पे कश्मीर में कोई कमी नहीं है बिजली की, उसमें लिफ्ट लगाओ, बोलो कि भाई 4 कश्मीरी पंडित फैमिलीज में रहेंगी। लो 4 सेटल हो गई 4 सेटल। और वहां पे दीवार बनाइए, उसमें बार्ब्ड वायर बनाइए और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए, 4 कश्मीरी पंडित सिक्योरिटी। और जो लोकल सीआरपीएफ की बटालियन है उसके सीओ को बोल दीजिए कि भाई इनकी जिम्मेदारी, इनको खरोच नहीं आनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। सीआरपीएफ इट्स अ प्रोफेशनल फोर्स, सीआरपीएफ इंश्योर करेगी उसको खरोच ना आए, कहानी खत्म। जो आतंकवादी मरता है उसका घर लो, 4 माले की बिल्डिंग बनाओ, 4 कश्मीरी पंडित फैमिली। सीआरपीएफ का जो लोकल है या इंडियन आर्मी की जो लोकल यूनिट है, आप उनको बोलिए इनको खरोच नहीं आनी चाहिए, नहीं आएगी खरोच। दे विल बी टेकन टू वर्क। आपको ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर कश्मीरी पंडित, वो 4 लोग जा रहे हैं एक जगह काम करने के लिए, आपको अंडर एस्कॉर्ट उनको ले जाना पड़ेगा, काम करके आए, गाड़ी वहां पे वेट करेंगी, अंडर एस्कॉर्ट बुलेट प्रूफ गाड़ी में आप उनको वापस लेकर आइए। आपको करना पड़ेगा ऐसे। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक कश्मीरी पंडितों में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और आर्मिंग वार्मिंग का जो उनका है वो तो है ही मामला, वो तो मैं कह ही रहा हूं कि दे शुड आर्म देमसेल्व्स, बट एट द सेम टाइम यू शुड प्रोवाइड सिक्योरिटी। बेस्ट इज ये जो पीर है ना, पीर के घर को उड़ा दो बम से और वहां पर बढ़िया 4 माले की बिल्डिंग बना के स्पेशियस 4 कश्मीरी पंडित फैमिली आप सेटल करिए। जो जो आतंकवादी मरता है उसके घर पर।
तब इनके होश ठिकाने आएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब बाकी पंजाब सीटीडी काउंटर टेररिस्ट डिपार्टमेंट है पंजाब का, 8 आतंकवादी उसने बैंड आउटफिट के लाहौर में उन्होंने अरेस्ट करे हैं, डिटेन करे हैं, और लोग कह रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान। मैं तो बहुत पहले से बोल रहा हूं आपको, मैं तो बहुत पहले से इसी प्लेटफॉर्म पे द चाणक्य डायलॉग्स पे मैं कई बार आपको बोल चुका हूं कि भाई ये जो है ना पाकिस्तान का मामला, ये खत्म नहीं होगा। ये लोग जाएंगे, दे विल गो टू सिटीज। ये अभी तक तो गांव देहात में बम फोड़ रहे थे और अटैक कर रहे थे, फिर ये कराची में आए, अब ये लाहौर में पकड़े गए हैं। आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, मैं तो कह रहा हूं लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, सिंध, ये पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में जाके अटैक करेंगे। इनका काम ही यही है। इनको जब तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ऊपर, जैसे ज़रब-ए-अज़्ब इन्होंने लॉन्च करा था, पाक फौज ने ना ज़रब-ए-अज़्ब लॉन्च करा था, और आई थिंक एक और था रद्दुल फसाद करके इनका एक बहुत ऑपरेशन, कामयाब ऑपरेशन था, बट इट वॉज एन ऑल आउट ऑपरेशन। पाकिस्तानी आर्मी जब ऑपरेशन इनके ऊपर करा तो फिर उन्होंने ये नहीं देखा कि बेगुनाह मर रहे हैं कि नहीं मर रहे। जैसे इंडियन आर्मी ऑपरेशन करती है ना कश्मीर में, इंडियन आर्मी आर्टिलरी तो छोड़ दीजिए, छोटी वाली मोटर फायर नहीं करती। वी डोंट इवन फायर मोटर्स, नहीं करते फायर, स्मॉल आर्म्स का चक्कर है। कोई बहुत आइसोलेटेड घर है जहां पे आसपास कुछ नहीं है तो आरएल ठोक दी तो ठोक दी, वरना AK-47 से ही ज्यादातर काम हो जाता है। पाकिस्तान ने तो अपना फाइटर जेट्स और 155 mm आर्टिलरी और गोला बारूद, हेलीकॉप्टर, गनशिप्स, ये सब तमाशा कर रखा है वहां पे। इन्होंने तो गांव के गांव साफ कर दिए। इनोसेंट लोग, पता नहीं कितने लाखों लोग भाग गए डर के मारे। जब ऊपर से खुद की फौज खुद के सर पे गोले बरसाएगी तो बंदा भागेगा ही। तो हां, इन्होंने टीटीपी वालों को दीवार से लगा दिया, ये बात सच है, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की इनोसेंट पॉपुलेशन को भी दीवार से लगा दिया। और उसमें आपके रद्दुल फसाद में और आपके ज़रब-ए-अज़्ब में, दोनों ऑपरेशंस में बहुत जो है जानी और माली नुकसान हुआ इनोसेंट लोगों का, जिसको कोलैटरल डैमेज हम लोग कहते हैं ना, फौज में कोलैटरल डैमेज बहुत ज्यादा हो गया था उसमें। राइट, अब हम आते हैं दोस्तों अपने सवाल और जवाब वाले में। ये पॉपुलर सेक्शन है, लोग काफी सवाल पूछते हैं। ये कुलदीप गढ़वी साहब हैं, जय हिंद मेजर साहब, जय हिंद कुलदीप जी। My younger sister from Ahmedabad had recently come home in Surat, and that is when I learned that she and her husband regularly watch you on various platforms on YouTube. While discussing, sister was truly concerned about your safety and security, owing to the fact that you are very vocal about sensitive issues pertaining to Pakistan, Kashmir and Khalistan. Regards, Kuldeep Gadvi. कुलदीप जी, छोटी बहन को नमस्कार, और छोटी बहन को कहिएगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा है ना कि पाकिस्तान और ये खालिस्तानी हैं जो भी, और जो टेररिस्ट हैं, ये इसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि हम ना इनको धमकी देंगे और ये डर के बैठ जाएंगे। ये अजीब अजीब बातें करते हैं, ये रेपुटेशन डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। कि एक बार मेरे बारे में ये रूमर फैला दिया था कि 2001 में मैंने कुपवाड़ा में 3 लोगों को मैंने जान से मार दिया, 3 इनोसेंट कश्मीरीज को मैं अपेरेंटली मैं ले गया जंगल में, मैंने उनके सर पे गोली मारी और मैंने इनको दबा दिया कि देखो कितना बड़ा राक्षस है ये। फिर मैंने उनको बोला, भाई मैंने तो 1999 में आर्मी छोड़ दी थी, तो 2001 में मैं क्या ही कर लेता। तो फिर वो चुप हो गया। और ये सब ना झूठ मेरे बारे में बोल के और ये सब करके करते हैं, हम मार देंगे तुम्हारे परिवार को, मार देंगे इसके। यार, जो पैदा हुआ है उसको तो मरना ही है, जो पैदा हुआ है इस दुनिया में उसको जाना है। तो ऐसे, और जो कहते हैं कि साहब आपको डर नहीं लगता, पर डर सबको लगता है, मुझे भी लगता है, हर एक इंसान को लगता है। ऐसे कीड़े मकोड़ों से थोड़ा ना डरना है। को बड़े लेवल का डर आएगा, बड़े लेवल का डेंजर आएगा, तब डरने में भी मजा है कि हाँ साहब हमारे सामने शेर आ गया, ठीक है। अब बोला साहब मेरे साहब कुत्ते से डर गए, तो फिर तो दैट्स नॉट फेयर। बट एनीवे, बहन जी को हमारा प्रणाम कहिएगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं मान के चल रहा हूं कि मुझसे छोटी हैं उम्र में, तो उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद मेरे बारे में सोचने के लिए। अच्छा, अरविंद सेकर, जय हिंद मेजर साहब, आई एम एन इंडियन साइंटिस्ट वर्किंग इन स्विट्जरलैंड। आई बीन सीइंग ऑल योर वीडियोस एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो इन्फॉर्मेटिव। अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माय क्वेश्चन टू यू स्लाइटली पर्सनल, सिंस यू डू सच जियोस्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड आर फोकस्ड ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स vis-a-vis India. Do you see yourself down the line being recruited as an under secretary, oh baba, special advisor, or even into the cabinet ministry as a parallel recruitment style like how Dr. S. Jaishankar became our external affairs minister? Personally would love to see the actions you take which would directly shape our policy matters. अरविंद जी, देखिए मैं आपको बताता हूं, आप जैसे शुभचिंतक
कई ऐसी बातें बोलते हैं कि यार मोदी जी को ऐसा, देखिए मोदी जी के पास ना मुझ जैसे मुझसे अच्छे करोड़ों लोग पड़े हुए हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो सिर्फ, मेरा सिर्फ शौक है पढ़ना और आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना। और मैं इस लायक भी नहीं हूं एक्चुअली, मैं आपको, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू बी हम्बल फॉर द सेक ऑफ बीइंग हम्बल, बट मैं दिल से आपको ये बात बोल रहा हूं कि मैं इस लायक भी नहीं हूं कि कोई मुझे अंडर सेक्रेटरी कुछ भी बना। मुझे, मैं इतनी जानकारी नहीं रखता आपने, मैं कोशिश करता हूं कि पढ़ूं, आई रीड अ लॉट, आई रीड 4-5 आवर्स अ डे, लेकिन डॉक्टर जयशंकर हैज स्पेंट हिज एंटायर लाइफ इन डिप्लोमेसी। वो, जैसे मैं, डॉक्टर जयशंकर इज लाइक सचिन तेंदुलकर एंड विराट कोहली कंबाइंड। मैं गली लेवल का क्रिकेटर हूं यार, जो टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलता है। आप कहां गली लेवल के क्रिकेटर को, जो कि मोहल्ले में टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलता है, आप उसको कंपेयर कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली से। आई थिंक इट्स अनफेयर फॉर अ पर्सन लाइक डॉक्टर जयशंकर, और दैट आप ये बोलें कि जी आप भी उस लेवल पे। मैं बहुत छोटा हूं उनसे, और मैं अगर 15-20 साल और पढ़ाई करूं तो हाँ, हो सकता है मेरी नॉलेज में इजाफा आए, जो कि हर रोज आता है, हर एक की, आपकी, मेरी, सबकी नॉलेज में जो वीडियो देख रहे हैं। लेकिन आई डोंट थिंक आई एम वर्थ और आई एम वर्दी कि मुझे कोई भी, किसी भी प्रकार की कोई भी सरकार में पोजीशन दे। मुझसे बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड, फौज में भी लाखों लोग हैं जो मुझसे 100 टाइम्स मोर क्वालिफाइड है। सो मैं तो क्या ही बोल सकता हूँ किसी चीज़ पे। ये हैं अंकित सेठिया जी। जय हिंद मेजर साहब, आई लिव इन लॉस एंजल्स। आज बाहर से बड़े आ रहे हैं, लॉस एंजल्स, स्विट्जरलैंड, पता नहीं कहाँ से। एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर जियो पॉलिटिकल। अंकित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और नमस्कार आपको। अरे सो स्वीट, अरे बाबा। वी हैव अ न्यू बॉर्न 3-month-old डॉटर, शी इज ऑल्सो नेम्ड आर्या। प्लीज अलाउ अस टू होस्ट यू इफ यू एवर विजिट कैलिफोर्निया। अंकित जी, बिटिया को बहुत बहुत आशीर्वाद, और जरूर अगर आऊंगा तो वाई नॉट, हम जरूर मिलेंगे, आप और हम बैठ के चाय पियेंगे। माई क्वेश्चन इज हाउ सैंक्शंस वर्क, व्हाट हैपेंस व्हेन यूएस और यूएन पुट सैंक्शंस ऑन अ कंट्री। अच्छा अंकित जी, होता क्या है कि जब आपके ऊपर सैंक्शंस लगते हैं ना, तो ग्लोबल सप्लाई चेन होती है और ग्लोबल मनी चेन होती है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ सैंक्शंस दैट आर पुट, यू आर डीलिंक्ड फ्रॉम दैट। तो माल खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है, माल बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है, सप्लाईज मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ईरान को देख लीजिए आप, ईरान के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। अगर आप ये देखिएगा कि ईरान के पास तेल बहुत है, बट इट्स इन अ फाइनेंशियल क्राइसिस। व्हाई? बिकॉज ईरान कैन नॉट सेल इट्स ऑयल। अब ईरान किससे खरीदेगा? थोड़ा बहुत ईरान नॉर्थ कोरिया से खरीद लेगा, चाइना से खरीद लेगा, रशिया से, बट ईरान इज नॉट लिंक्ड प्रॉपर्ली टू द ग्लोबल मार्केट। सो इफ द यूएन और द यूएस वांट टू पनिश यू, दे कैन रियली पनिश यू वेरी बैडली। आपकी जो इकोनॉमी है ना, वो हैमरेज करना शुरू कर जाती है, वो आईसीयू में चली जाती है, वेंटिलेटर पे चली जाती है। इतना बुरा कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ ग्लोबल विलेज। आपने सुना ही होगा, द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज। सो दे सिस्टमैटिकली डीलिंक यू। रशिया के साथ क्या हो रहा है? रशिया के पास तो इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और रशिया इतनी बड़ी पावरफुल कंट्री है, रशिया के पावरफुल दोस्त हैं, हिमायती हैं, इसलिए रशिया का काम चल रहा है। लेकिन अगर ऐसे यूक्रेन वॉर चलता रहा तो 1-1.5-2 साल के बाद रशिया के भी पैसे खत्म हो जाएंगे, बिकॉज पैसा जो है ना, इट हैज टू बी इन रोटेशन, वरना वो ड्राई अप हो जाता है, खत्म हो जाता है। What happens when a country defaults? Isn't default a better situation to be, instead of taking more loans to pay previous ones? आप अंकित जी, शायद आप पाकिस्तान को लेकर बात कर रहे हैं। यस, देखिए उर्दू में एक वर्ड है अना, जिसको आप ईगो भी कह सकते हैं, जिसको आप प्राइड इन अ वेरी नेगेटिव वे, आप उस तरह, ये पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ दैट। अगर पाकिस्तान 2 साल पहले डिफॉल्ट कर जाता और बोलता कि हम बैंकरप्ट हैं, तो पाकिस्तान में सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट्स हो जाती हैं उनकी इकोनॉमी में, उनकी पॉलिसीज में। लेकिन इशाक डर जो है उनका फाइनेंस मिनिस्टर, हर रोज आके झूठ बोलता है कि नहीं ये हो रहा है, नहीं ये हो रहा है, कोई प्लान नहीं बताता। अगर आपको पाकिस्तान में एक्चुअली सुनना है अ सेन माइंड ऑन द इकोनॉमी, इनका एक पुराना फाइनेंस मिनिस्टर था मिफ्ता इस्माइल। आप मिफ्ता इस्माइल के वर्ड सुनिए, तब आपको पता लगेगा कि मिफ्ता इस्माइल बोल क्या रहा है। बट उसकी बात इनको कड़वी लगती है। पाकिस्तानियों को जिंगोइज्म बड़ी पसंद है। अरे ठोक देंगे, अरे मार देंगे, अरे हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, अरे हम तो दुनिया की मजबूरी है, दुनिया हमें घर पे पैसा देकर जाएगी। ये एक आम पाकिस्तानी का माइंडसेट है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन 90% ऑफ देम आर हाईली रेडिकलाइज्ड एंड दे बिलीव दिस, कि हम दुनिया के दामाद हैं और दुनिया का फर्ज है हमें पालना, ये दुनिया की ड्यूटी है। तो देखिए ऐसा तो चलता नहीं है। तो इसमें ऐसा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए
और फिर स्ट्रक्चरली पाकिस्तान को ठीक करा जाए। पाकिस्तान में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। पाकिस्तान आज लोन ले लेगा, फिर क्या हो जाएगा? दे विल टेक लोन्स, फिर उसको पे करने के लिए, उसका इंटरेस्ट पे करने के लिए दोबारा, यही तो पाकिस्तान करता चला है डे वन से। दिस इज अ पॉन्जी स्कीम। पाकिस्तान इकोनॉमी इज अ पॉन्जी स्कीम। आप जरा पॉन्जी स्कीम पढ़िएगा, आपको पता होगा। जिनको नहीं पता, PONZI पॉन्जी स्कीम क्या होती है। आप एक बंदे को बोलो कि ठीक है, मैं तुम्हें ना, तुम मुझे इतना पैसा दो, मैं तुम्हारा पैसा 1 महीने में दुगना कर दूंगा, राइट? वो बंदा खुश हो गया। अब हुआ ये कि आपने बोला कि दुगना कर दूंगा पैसा, फिर आपने 4 लोगों से और पकड़ा, ठीक है, और आपने उस बंदे को एक्चुअली आपने दुगना पैसा दे दिया। वो खुश हो गया, अरे दुगना दुगना दुगना, मेरे तो 100 रुपए दिए थे, मेरे 200 रुपए हो गए। उसने 50 लोगों को बनाया, 50 लोग आपके पास आ गए। फिर जो अगले 4 थे, आपने बोला कि 1 महीने में दुगना, उन 4 को आपने 100 रुपए दिए, 400 रुपए इकट्ठा करे, आपने बाकियों के पैसे इकट्ठे करे, आपने इनको 800 रुपए दे दिया। इन लोगों ने एक दिन जब आपके पास करोड़ों रुपए आ गए, आप लेके चंपत हो गए। ये पाकिस्तान यही कर रहा है, ये पॉन्जी स्कीम खेल रहा है। इससे पैसा लेके इसको दो, इसका वापस करो, फिर इससे वापस लो। दिस हाउस ऑफ कार्ड्स विल कोलैप्स। इट हैज ऑलरेडी कोलैप्स्ड, दे आर नॉट एडमिटिंग इट। वो आना वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, अननेसेसरी ईगो, कि भाई मुझ नहीं था कुछ नहीं, वो वाला ड्रामा इनका है, तो उसी में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है आपका, मिस्टर शाकाल भाई। आपका असल में नाम शाकाल है? क्या बात है यार, शाकाल। नमस्ते मेजर जी। शाकाल साहब, अब मैं शाकाली बोलना, आपने नाम तो लिखा नहीं, मैं शाकाली बोल देता हूं आपको। शाकाल जी नमस्कार। China has increased its defense budget recently, approximately up to 300 billion, which is an alarming call for its neighbors. And it's a fact that we can't simultaneously increase our budget in order to compete with China's budget. So how can we effectively use our defense budget so that it strengthens the most vulnerable areas and sectors? शाकाल जी, बहुत बढ़िया सवाल है। और हमारा 29 अप्रैल को आप इसका, एक्चुअली इसका जो जवाब है ना, बहुत बहुत बड़ा है। अगर मैं करूंगा इसके लिए 30 मिनट का एक एपिसोड लग जाएगा। और तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस पर काम हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि डॉलर टू डॉलर यू आर नॉट एबल टू मैच चाइना, राइट? मिरर डिप्लॉयमेंट में सोल्जर टू सोल्जर इकोनॉमी कितना सस्टेन करती है? चाइना इज द बिगेस्ट इकोनॉमी। तो हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो चाइना पे कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंस डाले, अगर चाइना कुछ एक्शन करे, विदाउट सेइंग कि चाइना के पास भी 2000 टैंक है तो हम भी 2000 टैंक अपने करेंगे, ठीक है? बिकॉज उनका $300 बिलियन का, हमारा $80 बिलियन का, तो फर्क है बजट में। 29 अप्रैल वी आर हैविंग द चाणक्य डायलॉग्स, और चाणक्य डायलॉग्स एक प्रॉपर इवेंट होगा, ठीक है जी। और यही सवाल कि व्हाट शुड वी डू, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि किसी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट से यही हम टॉपिक देंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड वी विल इंश्योर दैट वी गेट अ सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट टू टॉक ऑन दिस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। खासतौर से वो लोग जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, कर दीजिए, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।